नमस्कार साथियों, फाइनली जिसका इंतज़ार था वो आ गया है वक्त। यदि आप भी बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी सी नौकरी आपके पास हो, तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यह वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, बिहार एसएससी की तरफ से निकल कर सामने आई है, जिसकी विज्ञापन संख्या 6/2025 है। पद का नाम हम बात करते हैं कि कार्यालय परिचारी या विशिष्ट, अर्थात बात करेंगे 4th ग्रेड की जो वैकेंसी होती है, अर्थात जो भी बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय है वहाँ पे जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उस पद की ये बहाली आने वाली है, जिसकी आवेदन प्रारंभ की होने की तिथि आपका 25 अगस्त 2025, अर्थात ऑलरेडी ये 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी अंतिम तिथि की बात हम करते हैं 26 सितंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। और यदि आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, ये सिर्फ मैट्रिक पास है, यदि आप इंटर बीए है तो वो अच्छी बात है, नहीं भी किए हैं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सिर्फ मैट्रिक पास की है, 10वीं वर्ग की परीक्षा पास कर ली है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। वेतनमान की बात करेंगे, लेवल 1 की नौकरी है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो इनका बेसिक पे आपका रहेगा, आपका मूल वेतन आपका ये 18,000 रुपये मूल वेतन रहेगा। उसके साथ अगर हम डीए की बात करें तो यहाँ पे डीए आपका सरकार की तरफ से अभी 55% बिहार में डीए है। तो और एचआरए की बात करेंगे, हाउस रेंट की बात करते हैं तो हाउस रेंट अभी बिहार में 5%, 7.5% और 10% के हिसाब से दे रही है। और इसके साथ ही साथ 1,000 रुपये मेडिकल के रूप में। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो आपको अगर मान लेते हैं कि सैलरी मिलती है एनपीएस छठ की आपके अकाउंट में 27 से 28,000 रुपये पर मंथ आपके हिसाब से आ जाएगी। 30,000 रुपये तक की जो सैलरी है वो इस पद पर मिलने वाली है। तो यदि आपकी तैयारी जोरों की पकड़े हैं तो आपके लिए यह नौकरी बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए आगे हम जानते हैं कि विज्ञापन में और क्या चीज़ें हैं। मैं आपको डिटेल से विज्ञापन को पढ़ के बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कार्यालय है, जिसमें से ये आपका जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो दिया गया है। जिसमें से कार्यालय परिचारी की बात करेंगे, निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण पद, श्रम संसाधन विभाग हो, क्षेत्रीय कार्यालय पटना हो, मद्य निषेध उत्पाद विभाग हो, अर्थात जितनी भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे जो ग्रुप डी की लेवल का जो काम होगा, चतुर्थ वर्गीय जो काम होगा, तो उस पद की बहाली है। आगे हम बात करेंगे, ये आप विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मैं इनसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने पढ़कर सुना देता हूँ। और सबसे बात यहाँ ध्यान देंगे ज़रा सा, अगर हम कुल पद की बात करेंगे तो ये परिचारी विशिष्ट पद के लिए टोटल 3,727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1,216 पद सम्मिलित है। आप जानते हैं कि बिहार में महिलाओं को, जो बिहार की महिलाएं हैं उसे 35% आरक्षण का लाभ है। ध्यान रखेंगे, महिला आरक्षण वही मान्य होगा जो बिहार की मूल निवासी महिला है, उसी को 35% आरक्षण का लाभ होगा। दूसरे राज्य की महिलाएं, अदर स्टेट की महिलाओं को यह आरक्षण नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि यह जो रिक्ति है औपबंधिक है, अर्थात प्रोविजनल है। जो रिक्ति कभी भी घट या बढ़ सकती है। उम्मीद रखिए ये रिक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाचनाओं या विभागों कार्यालयों को द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। ये रिक्ति घट बढ़ सकती है, ऐसा वो लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
साथ ही साथ उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा आपका काउंट हो जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपका काउंट होगा। उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की है वो 18 वर्ष। 18 वर्ष से यदि आप कम उम्र है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित है। जनरल पुरुष के लिए, अनारक्षित पुरुष वर्गों के लिए 37 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जो जनरल महिला है उसके लिए भी 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जनरल पुरुष है उसके लिए 37 वर्ष उम्र अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है और जो जनरल महिला है उसके लिए 40 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अर्थात ST SC के लिए आपको अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और जो भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी है, चाहे किसी भी कोटि के रहे, चाहे जनरल रहे, OBC रहे, ST रहे, SC रहे, तो इनके अतिरिक्त उनको 10 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मानी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आपकी जन्म तिथि जो वैलिड मानी जाएगी वो मैट्रिक के अनुसार मानी जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं कि जो बिहार सरकार के सरकारी सेवा है, तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो इस नौकरी को फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमानित दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो 5 वर्ष उम्र सीमा में आपका छूट माना जाएगा। ये 2 चीज़ें फ़ायदा होती है जब आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग में अगर नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी आप करते हैं और यदि आप फॉर्म भरते हैं तो 2 चीज़ें आपको, सबसे पहले एक लिमिट यह है कि आप सरकारी नौकरी में 5 बार ही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है कि उम्र सीमा में आप 5 साल तक अतिरिक्त एक्सटेंशन ले सकते हैं। अतिरिक्त जो छूट होगा वो 5 साल वो आपके सरकारी सेवक के लिए अनुमान किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं और कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं सुस्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। ये एक चीज़ पर ध्यान रखना है आपको, आपकी कैटेगरी गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है ना कि वो उन्हें पता नहीं होता है कि वो EBC कैटेगरी में आते हैं कि BC कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ें आप कंफ्यूज को हटा दीजिएगा जब भी फॉर्म डालिएगा। अगर खासकर कैटेगरी अगर आपकी गलती हो जाती है तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक किसी अच्छे जानकार के पास कैफ़े में जाके फॉर्म भरवाइएगा, या तो जहाँ फॉर्म भर रहा है आप स्वयं वहाँ पे बैठिएगा और जो चीज़ें भर रहे हैं उस डेटा को एक बारीकी से आप मिलान कीजिएगा। परीक्षा की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा हो जाएगा, जो कि एक बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 आलोक कहता है कि अगर ये 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये चीज़ें OBC की बात है कि ये 2 परीक्षा तो होगा ही होगा। हालांकि ये कहा है कि यदि 40,000 से अधिक अभ्यर्थी ने अप्लाई किया, और आप जानते हैं कि बेरोजगारी इतनी है, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इस हम फॉर्म की बात करेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप होने की संभावना है। जिस प्रकार से तो संभावना ये रखिए कि 2 परीक्षा का आयोजन होगा। और ये मानता है कि अगर 40,000 से कम अभ्यर्थी हो तो एक परीक्षा होगा, PT नहीं ली जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा पहले ली जाएगी, उसके बाद मेन परीक्षा ली जाएगी जिसमें से आपका मेरिट बनेगा।
साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा जो होगा वो लिखित होगा और लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, जिसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो 5 गुना अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यदि आप पीटी पास कर जाते हैं, पीटी परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो सबसे पहले पीटी में 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यदि आप पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए फिर से नया विज्ञापन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि यदि समान अंक अगर कोई लाते हैं मेधा सूची के क्रम में, तो सबसे पहले जो अधिक उम्र के अभ्यर्थी होगा उसको पहले रखा जाएगा। और इस प्रकार यदि उम्र भी समान हो जाए तो जो अंग्रेजी का वर्णमाला में जो नाम होगा अल्फ़ाबेटिकल, तो ए से स्टार्ट किया जाएगा, वो इस प्रकार से मेधा सूची तैयार किया जाएगा। हालांकि सभी प्रकार की नौकरियों में यही क्रम अपनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें से विषय की बात करेंगे तो समान अंक गणित होगा, सामान्य ज्ञान होगा, समान हिंदी होगा। टोटल अगर हम बात करेंगे कुल 100 प्रश्न होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और जो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी है उसे 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी, गणित, जीके और हिंदी। बड़ा ही आसान सा सिलेबस है, आप मन से तैयारी कीजिए, आपकी नौकरी पक्का। आगे हम बात करते हैं तो परीक्षा में जो भाषा की अगर हम बात करेंगे तो दोनों माध्यम में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में परीक्षा होगा। समान अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। समान हिंदी प्रश्न के प्रश्न सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित होंगे। हिंदी का प्रश्न जो होगा सिर्फ हिंदी में ही मुद्रित होगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि यदि प्रश्नों में या चाहे गणित का प्रश्न हो या जीके का प्रश्न हो, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होगा। यदि किसी प्रकार की अशुद्धियाँ हिंदी में पाई जाती है तो उनका जो सही माना जाएगा वो अंग्रेजी में जो ऑप्शन दिया रहेगा, अंग्रेजी में जो प्रश्न है वही ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ और हम बात करते हैं तो समान अंक की बात करते हैं। टोटल 30 अंक का जो है वो 30 नंबर का समान अंक पूछा जाएगा। मैट्रिक का सिलेबस है, एलसीएम है, एचसीएफ है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर। आप एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा और इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो निर्धारित कर दिया है कि इससे कम नंबर आप लाते हैं चाहे कितने भी हो तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो ये जो जनरल कैटेगरी के लिए उसके लिए टोटल 40% क्वालिफाइंग नंबर है, आपको 40 नंबर लाना है। पिछड़े वर्ग की हम बात करेंगे 36.5 अर्थात 37 नंबर आपको कम से कम लानी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे 34% अर्थात 34 नंबर लाना है, कम से कम आपको 100 में से 34 नंबर लाना है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे 32% की है। महिला वर्ग की बात करेंगे 32% और दिव्यांग कैटेगरी के लिए सभी के लिए 32% जो है आपका चयन मार्क है। दूसरी अगर हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो टोटल निर्धारित किया गया है 540 रुपये निर्धारित की गई है। ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी का यदि बिहार में फॉर्म भरते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क के रूप में मात्र 100 रुपये का भुगतान कराया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी खबर है बिहार सरकार के लिए, इसमें आपका घट जाएगा। टोटल 100 रुपये का ही टैक्स आपको करना है। दूसरी बात है परीक्षा की राशि के साथ साथ जो प्रोसेसिंग चार्ज है, ये जो सर्विस टैक्सेस होगा वो अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से बैंकिंग के नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे कटाते हैं तो इसके साथ ही साथ अतिरिक्त भी कुछ पैसे कटा वो आपको देना पड़ सकता है। आरक्षण की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये आरक्षण, तो ध्यान देंगे जरा सा आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अर्थात आपका अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये अच्छी खबर है कि अभी यदि आपके पास जाति या निवास नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी आपको सही भरना है। और इसी बीच आप अपनी जाति या जो भी एनसीएल वगैरह है आप बना लीजिएगा। लेकिन जब मुख्य परीक्षा का परीक्षा देने जाइएगा, मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म भराया जाएगा, उस समय आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो अपलोड होगा। यह स्पष्ट लिख दिया गया है। तो अनुसूचित एसटी एससी के लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास का जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपका लगेगा। पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो अस्थायी निवास तो सबको लगेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरते के समय अपलोड करना होगा। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, जो विवाहित कैंडिडेट है, अगर वो आप ये एनसीएल बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा पिता के नाम से बनाना है आपको, पति के नाम से एनसीएल नहीं बनाना है। पति का नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपका चाहे निवास बनाते हैं या एनसीएल बनाते हैं तो उसमें आपके पिता का नाम अंकित होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। पति के नाम से बनाते हैं तो शायद आपको आरक्षण से काट दिया गया, आपको आरक्षण के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी दिया गया है कि आलोक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सूची 1 प्रपत्र मन में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि बीसी कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय ईबीसी अंकित करते हैं तथा प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान बीसी कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है। यदि आप बीसी कैटेगरी के हैं और आप ईबीसी का फॉर्म भरते समय ईबीसी डाल दिए गए हैं तो ध्यान रखेंगे जब आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र दिखाइएगा, आप कहिएगा कि हम बीसी में आते हैं तो आपको बीसी में वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यदि आपके अच्छे नंबर होंगे तो आप मेरिट में आएंगे, यदि अच्छे नंबर नहीं होंगे तो शायद आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे, तो सब कुछ किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो फॉर्म भरिएगा अपना कैटेगरी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जाएगा। तदनुसार आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं यथा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की समीक्षा का आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे हम बात करते हैं और जरा सा दिव्यांग के लिए आपको दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको बना के दिखाना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, आप ये चीज़ें आपको देख लेना है। एक चीज़ और हम दूसरा देखते हैं कि प्रमाण पत्र अधिकतम उम्र समय में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि का निर्गतन तिथि एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य है।
प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसमें भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि आवश्यक होगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। महत्वपूर्ण निर्देश को देखते हैं। किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र के निर्गत होने से अभ्यर्थी को दावा संतुष्टि नहीं किया जाएगा। पैरवी वगैरह नहीं चलेगा। विभाग पहले से सबको सचेत कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं और अपना आराम से पढ़िएगा। धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आएगा। और महत्वपूर्ण डेट अगर निर्धारित की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन प्रारंभ का जो डेट है वो 25 अगस्त से स्टार्ट है। परीक्षा शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है 24 सितंबर है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 26 सितंबर 2025 है। कुछ चीज़ें जो कि आवेदन ऑनलाइन भरते समय अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होना चाहिए, तो सबसे पहली आपका मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अस्थायी निवास अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप सरकारी सेवक है तो वहाँ सरकार जो आप यदि कि अपने सरकारी सेवक प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो ऑनलाइन आवेदन है आप बिहार सरकार का जो वेबसाइट है बिहार एसएससी का bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी का जो नाम है, माता पिता का नाम है, जन्मतिथि है, मैट्रिक समकक्ष के अनुसार होना चाहिए। मैट्रिक से मिलान किया जाएगा। सभी कैटेगरी का जो प्रविष्टि है वो अस्वस्थ होने के बाद ही बनेंगे। और ध्यान रखेंगे ये इसमें जो फ़ोटो अपलोड की बात करते हैं तो जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने स्पष्ट लाइव फ़ोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। फ़ोटो लाइव खींचा जाएगा। बैकग्राउंड पीछे वाइट होनी चाहिए एकदम, या तो पूरा एकदम सफ़ेद बैकग्राउंड होनी चाहिए या हल्के रंग का बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस अभ्यर्थी में हैं। अंतिम तिथि की बात करेंगे तो ये 25/8 से लेकर 26 सितंबर रात्रि 11:59 तक है। और बाकी आप पहले फॉर्म भरिएगा, अंतिम तिथि का वेट नहीं कीजिएगा। सर्वर स्लो चल सकता है, फॉर्म बहुत सारे लोग भरेंगे, तो अंतिम तिथि का आपको इंतज़ार नहीं करना है। जल्द से जल्द प्रमाण पत्र को तैयार कीजिए और अच्छे से जाके कैफ़े में जाके पहले फॉर्म भराइए। और वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सब मस्त रहे। धन्यवाद।